Hello everyone, welcome again to live session of Manu Law classes. I am Dinesh Kumar and I am former assistant professor of law at Campus Law Center Law Faculty, Delhi University, and presently I am working as an academic head of Manu Law classes. So dear student, in today's session I will discuss with you one of the important concept of Indian Contract Act, that is consideration. So हम आज की क्लास में मैं आपको कंसिडरेशन के बारे में बताऊंगा. Dear students, the date of the CLAT examination is 19 June 2022 and the date of CLAT examination 2023 is 18 December 2022. So prepare yourself accordingly and wish you all the best. So in today's lecture I will discuss with you what is consideration. So before discussing consideration, you should know some background of the consideration. So first of all, I will tell you what is contract. So the term contract has been defined under section 2H of Indian Contract Act. Indian Contract Act is an act of 1872 and it is one of the main subject of your CLAT examination. Indian Contract Act आपके CLAT examination का एक main subject है और 2021 के क्वेश्चन पेपर में there were 15 questions directly from the Indian Contract Act. So term contract has been defined under section 2H और ये definition क्या है? Contract means an agreement enforceable by law. So what is contract? Contract is an agreement enforceable by law. Contract एक ऐसा agreement होता है जिसको कानून लागू करता है. Means अगर मैंने और आपने कोई contract किया है, अगर मैं उसको ब्रीच करता हूं या आप उसको ब्रीच करते हैं तो आपके अगेंस्ट मैं जा सकता हूं कोर्ट और मेरे अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस एनफोर्सेबिलिटी इज डिसाइडेड और व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. तो क्या इसका मतलब क्या है? केवल वही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे या वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं. अगर हम किसी लीगल पर्पज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं दैट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर हम किसी इलीगल काम के लिए करते हैं देन इट विल नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी दूसरी पार्टी से किसी गलत काम के लिए फॉर एग्जांपल किलिंग फॉर समवन, मैं किसी को मारने के लिए एग्रीमेंट करता हूं, तो क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो. ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है एंड इट विल बी इलीगल एग्रीमेंट एंड पनिशेबल बाय लॉ. नाउ कोई एग्रीमेंट कब एनफोर्सेबल होता है, उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस होती हैं, ये मेंशन की गई हैं सेक्शन 10 में. तो इसके लिए हमको रेफरेंस लेना है सेक्शन 10 का. सो नाउ वी कम टू सेक्शन 10 एंड सेक्शन 10 सेज दैट what agreement are contract. It says that all agreement are contract if they are made by free consent of the parties. Means वो agreement ही contract हैं जो parties की free consent से बनाए जाते हैं. Means अगर किसी agreement में parties की consent free नहीं है तो वो agreement voidable contract होगा और वो agreement contract नहीं होगा. देखिएगा दो टर्म है स्टूडेंट्स यहां पर बच्चों. पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मींस एनफोर्सेबल बाय लॉ. दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बाय बोथ द पार्टीज. But voidable contract is enforceable by law at the option of only one party. Means कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए और किसी भी पार्टी की कंसेंट जोर जबरदस्ती, डरा धमकाकर, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से नहीं लेनी चाहिए. सो अगर किसी पार्टी की कंसेंट, इफ द कंसेंट ऑफ ए पार्टी हैज बीन टेकन बाय एनी coercion, undue influence, fraud or by any other unlawful means, then
such agreement will be contract and enforceable at the option of the party whose consent was not free। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज मैंने और आपने एक एग्रीमेंट किया रिगार्डिंग दैट आई विल परचेज योर मोबाइल, मैं आपका मोबाइल खरीदूंगा। अब इस मोबाइल को खरीदने के लिए मैं आपका मोबाइल 10,000 में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आप 10,000 में इसको बेचना नहीं चाहते। अब मैं आपकी कंसेंट गलत तरीके से आपको डरा धमका कर आपकी कंसेंट लेता हूँ। तो यहाँ पर आई यूज कोएर्जन टू टेक योर कंसेंट। अब ये एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, इट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट, बट इट विल बी एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एट योर ऑप्शन। ये आपके ऑप्शन पर एनफोर्सेबल होगा। मीन्स आप चाहेंगे तो मैं इसको मोबाइल आपसे ले पाऊंगा 10,000 रुपये में, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं ये मोबाइल आपसे 10,000 रुपये में नहीं ले पाऊंगा। सेकंड है पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, मीन्स साउंड माइंड पार्टी होनी चाहिए और पार्टीज की जो एज है वो 18 ईयर और अबव 18 ईयर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का और एग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन क्या है इसको हम समझते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स सपोज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाने के लिए आप मुझे अगर कोई बुक देते हैं या आप मुझे पैसे देते हैं, सो दिस इज लॉफुल कंसिडरेशन। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ और आप मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे ड्रग्स देते हैं, सो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, आप मुझे कोई थेफ्ट वेपन देते हैं या इलीगल वेपन देते हैं, कोई आप मुझे इलीगल वेपन देते हैं, इलीगल वेपन मीन जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, सो हेयर कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल, यहाँ पर कंसिडरेशन को लॉफुल नहीं माना जाएगा। और अगर किसी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं जिनको कानून एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर देता है वॉइड। फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 26, 27, 29, 30, 36, 56 etc, तो इन सेक्शंस में सारे वॉइड एग्रीमेंट दिए गए हैं। अब हम आते हैं कंसिडरेशन पे। सो अभी हमने क्या समझा कि एक एग्रीमेंट के को एनफोर्सेबल होने के लिए उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। सो लॉफुल कंसिडरेशन तो हमने समझा, लेकिन नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में, एंड कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी एग्रीमेंट और फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता और वो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, देखिएगा। पहला स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, थर्ड होता है कंसिडरेशन। तो जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसमें कंसिडरेशन मिला दिया जाता है, देन ओनली इट विल बिकम एग्रीमेंट, तभी ये केवल एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। वॉइड का मतलब किसी भी पार्टी के इंस्टेंस पर एनफोर्सेबल नहीं होगा। और ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको केवल एक ही पार्टी एनफोर्स कर सकती है, और केवल वही पार्टी एनफोर्स कर सकती है जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी। नाउ वी कम टू दिस डेफिनेशन। कंसिडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो देखिएगा, दो पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक प्रोमिसर मीन्स मैंने आपको कुछ देने का प्रॉमिस किया, दूसरा प्रोमिजी। प्रोमिजी मतलब अब अगर मैं आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं प्रोमिसर हूं, और आपको कर रहा हूं प्रॉमिस तो आप प्रोमिजी बने, और एनी अदर पर्सन। तो जब कोई प्रोमिसर प्रोमिजी की इच्छा पर या किसी एनी अदर पर्सन की इच्छा पर हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है। तो देखिएगा, हमारा ऑफर जो होता है, ऑफर कैन बी ईदर फॉर डूइंग सम एक्ट और फॉर नॉट डूइंग सम एक्ट। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर मेरे लिए वहां से एक बुक परचेज करके लाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो ये आपको क्या ऑफर दे रहा हूं मैं? कुछ करने का।
दूसरा ऑफर मेरा ये है कि अगर आप किसी काम को नहीं करेंगे, मीन्स अगर आप कल टेम्पल नहीं जाएंगे या अगर आप कल क्लासरूम नहीं जाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। सो ऑफर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब हम किसी के कहने पर कोई ऑफर कोई किसी काम को करते हैं या किसी काम को हम नहीं करते हैं तो वो क्या है, वो एक कंसिडरेशन माना जाता है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या हमने किया या नहीं किया। अब देखिएगा क्या है, ये कंसिडरेशन 3 प्रकार से होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अगर आप किसी काम को करने का प्रॉमिस करते हैं या किसी काम को नहीं करने का प्रॉमिस करते हैं, दैट इज आल्सो कंसिडरेशन। सच एक्ट ऑब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। तो ऐसा एक्ट या ऐसा एब्स्टिनेंस, एक्ट का मतलब कोई काम पॉजिटिवली करना और एब्स्टिनेंस का मतलब है किसी काम को ना करना, कंसिडरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि अगर आप मुझको रामायण खरीद के देंगे तो मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा। अब आपने अगर मुझे रामायण खरीद के दी तो मैं आपको क्या दूंगा, 500 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या है, काम आपने किया। दूसरा मेरा ऑफर क्या हो सकता है, अगर आप कल स्कूल नहीं जाएंगे तो मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा। अब आप मेरे कहने पर, मेरे ऑफर के बेसिस पर यू डिड नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं गए, तो हेयर आई वुड बी लायबल टू पे यू 1000 रुपीज़। अब हम इसको कुछ और बात करते हैं। कंसिडरेशन का एक मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न, किसी के बदले कुछ काम करना, यानी कि एक काम के बदले कोई दूसरा काम करना। दूसरी बात यह है कि कंसिडरेशन शुड हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंसिडरेशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि मान लिया मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए कोई काम कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कोई काम करेंगे या फिर आप मुझे उस काम के पैसे देंगे। एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपना घर मुझे दे दीजिए, यू गिव मी योर हाउस, ठीक है, और यू सेल मी योर हाउस, और सारी ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है। सो अब आप तो मुझे अपना घर दे रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि सारी ऑक्सीजन ले लो। सो ये ऑक्सीजन देने का राइट मेरे पास नहीं है। सो गिविंग ऑक्सीजन विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी कानून की नज़रों में कोई वैल्यू हो। नेक्स्ट हम आते हैं इसके कुछ एसेंशियल हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पार्टी होती हैं, पहला प्रोमिजर और दूसरा प्रोमिसी, और थर्ड है एनी अदर पर्सन। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती हैं, लेकिन कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्टी हो सकती हैं, पहला प्रोमिजर, दूसरा प्रोमिसी और तीसरा एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी देगा या फिर उसके बिहाफ पर कोई और अदर पर्सन भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राइट नाउ आई एम टीचिंग यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट कंसिडरेशन। अभी मैं आपको कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप मुझे इसकी फीस देते हैं तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कंसिडरेशन प्रोमिसी दे रहा है। लेकिन अगर आपके बिहाफ पर पेमेंट कोई और करता है तो इसका मतलब क्या है, कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी ने दिया। गॉट दिस? नेक्स्ट, अब कंसिडरेशन 3 प्रकार का होता है, पहला पास्ट कंसिडरेशन, सेकंड प्रेजेंट कंसिडरेशन और थर्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। अब हम इनको समझते हैं। पास्ट कंसिडरेशन क्या है? सपोज दैट पास्ट कंसिडरेशन दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों पार्टी की तरफ से, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, मेरी तरफ से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझको 500 रुपीज़ 2021 में दिए, ठीक है, और मैंने अभी तक वो पैसे आपको नहीं लौटाए। अब उस 500 के बदले मैं आपको अपना मोबाइल आज देता हूँ। सो इट वाज पास्ट कंसिडरेशन फ्रॉम योर साइड। 500 रुपये आपने पहले मुझे दे दिए, लेकिन उस 500 रुपये के बदले मोबाइल मैं आपको आज दे रहा हूँ, तो ये पास्ट कंसिडरेशन होगा आपकी तरफ से। सेकेंड होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। सपोज मैं अपना मोबाइल आपको 10,000 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ, तो मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ प्रेजेंट कंसिडरेशन फ्रॉम योर साइड और बोथ ऑफ द साइड। सपोज आप मार्केट में किसी बुक शॉप पर जाते हैं
और आप एक बुक खरीदते हैं, तो आप बुक शॉप वाले से बुक लेते हैं और आप उसको पैसे देते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। थर्ड होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। आप मार्केट में किसी बुक शॉप पर बुक खरीदने जाते हैं, बुक आप अभी ले आते हैं लेकिन पैसे उसको बाद में देते हैं, या उसको बोलते हैं कि भैया आई विल गिव योर मनी आफ्टर 6 मंथ, मैं आपको पैसे 6 मंथ के बाद में दूंगा। सो इट इज़ अ फ्यूचर कंसिडरेशन फ्रॉम योर साइड। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट वेदर अ प्रॉमिस इज ए गुड कंसिडरेशन और नॉट। मीन्स कुछ ना करना लेकिन कुछ करने का प्रॉमिस करना क्या कंसिडरेशन हो सकता है। मान लिया मैं आपको आज पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा या पैसे देने का प्रॉमिस करता हूँ, तो क्या ये कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। सो आंसर इज यस। सो आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि वेदर प्रॉमिस कैन बी अ गुड कंसिडरेशन और नॉट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। इसका मतलब है कि एक प्रॉमिस भी एक गुड कंसिडरेशन हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि कंसिडरेशन को अभी हमने समझा सेक्शन 2D में, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन उसका लॉफुल नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रादर इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। तो लॉफुल कंसिडरेशन की जो रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 23 of the Indian Contract Act. It says that what consideration and object are lawful and what not. The consideration or object of an agreement is lawful. तो जनरली क्या है कि सारे एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल माना जाएगा। दूसरा, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। मीन्स अगर उस कंसिडरेशन को या उस ऑब्जेक्ट को कानून के द्वारा मना नहीं किया गया है तो हम उसको लॉफुल मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बुक शॉप पर बुक खरीदने जाते हैं। अब आप तो लॉफुल काम करने गए क्योंकि बुक परचेज करना कोई गलत काम तो नहीं है, लेकिन अगर वो बुक सेलर आपको बुक दे देता है, ठीक है, और आप उसको इलीगल पिस्टल देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कंसिडरेशन है वो क्या है, वो इलीगल है। तो अब आपके बीच में वॉइड एग्रीमेंट होगा और कोई भी वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का गलत है तो भी ये नहीं होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज ऑफ सच ए नेचर दैट परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। मीन्स अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है कि अगर उसको अलाउ किया गया तो वो किसी कानून के अगेंस्ट होगा, दिस विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल नॉट बी अलाउड इन लॉ। तो आप ऐसा कोई भी गलत काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द कोर्ट फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मीन्स अगर आप कंसिडरेशन की वजह से या ऑब्जेक्ट की वजह से किसी पर्सन को इंजरी कॉज करते हैं, उसके साथ फ्रॉड करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को आप इंजरी कॉज करते हैं, लाइक मिसचीफ करना, तब ये भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। नेक्स्ट है कोर्ट रिगार्ड इट इज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपके ऑब्जेक्ट को कोर्ट कहता है कि आपके एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। इन ईच ऑफ दिस केसेस कंसिडर ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। तो ऐसी इन सारी सिचुएशन में हम मानेंगे कि इनका जो कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। तो जितने भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो सबका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। और वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कानून की नज़रों में एनफोर्सेबल नहीं है या जिनको कानून एनफोर्सेबल नहीं करता। अब एनफोर्सेबल का मतलब ये है कि अगर हमने वॉइड एग्रीमेंट किया है तो उसको लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे। तो देखो जनरल रूल क्या होता है बच्चों, जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। मीन्स अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कि देयर इज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, उसका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन मीन्स इन 3 सिचुएशंस में, इन 3 सिचुएशंस एन एग्रीमेंट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स 3 सिचुएशन में एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मीन्स अब ये कहता है अगर किसी एग्रीमेंट को आप राइटिंग में करते हैं
और रजिस्टर्ड कराते हैं, और वो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होता है और पार्टियों के बीच में नियर रिलेशनशिप होती है। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको एक कार दिलाएंगे 2023 में। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको वॉलेंटरली प्रॉमिस किया कि वो आपको 2023 में एक कार दिलाएंगे, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट आपके और पेरेंट्स के बीच में क्या था, राइटिंग में था और ये रजिस्टर्ड भी था। आपके पेरेंट्स आपको ये कार दिला रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, मतलब प्यार से। दूसरा है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप होगी, फादर सन, फादर डॉटर इस तरह से, या मदर डॉटर इस तरह से। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको 2023 में कार नहीं दिलाते हैं, देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट देम। आप उनके खिलाफ एक्शन लाएंगे और दे विल बी कंपेल्ड बाय द लॉ टू गिव यू कार। वो आपको कार दिलाने के लिए बाउंड होंगे। और आपके पेरेंट्स यहाँ पर जब मैटर कोर्ट जाएगा, देन दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक दिस डिफेंस। वो इस डिफेंस को नहीं ले सकते कि आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं था। भले ही आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं था, स्टिल योर पेरेंट्स विल बी बाउंड टू गिव यू कार। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ वी कम टू सेकंड सिचुएशन, एंड दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार आपके क्लैट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप लोग चेक करेंगे क्वेश्चन को, जब आप कंसिडरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे देन यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर क्लॉज 2। क्या है? इट इज ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और फॉर समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेल्ड टू डू। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन ने आपके लिए वॉलंटरली कोई काम किया है, सपोज दैट आपकी कोई बुक खो गई और उस पर्सन ने आपकी बुक को ढूंढा और आपको वापस कर दिया। अब आपने, उस पर्सन ने जब आपकी बुक आपको वापस की तो उसकी आपसे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं थी, उसने वॉलंटरली ऐसा काम किया, लेकिन आपने उससे प्रॉमिस किया कि आप उसको 1000 रुपीज़ देंगे या गिफ्ट देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इफ़ यू विल नॉट गिव दिस 1000 रुपीज़ टू दैट पर्सन, अगर आप उसको 1000 रुपीज़ नहीं देते, देन दैट पर्सन कैन ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट यू। वो आपके खिलाफ केस ला सकता है और आप ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे कि ही डिड नॉट गिव एनी कंसिडरेशन सो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट यू, कि उसने कोई आपको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, तो वो आपके बीच में, उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो यहाँ पर इवन विदाउट कंसिडरेशन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। नाउ वी कम टू थर्ड, इट इज़ ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग। तो ये उस सिचुएशन को डील करता है कि अगर कोई टाइम बार डेट है। अब ये हम समझते हैं कि टाइम बार डेट क्या होता है। देखिएगा, हमारे देश में एक कानून है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का मतलब होता है कि आप कोर्ट में केस एक विद इन प्रेस्क्राइब टाइम ला सकते हैं। सपोज दैट आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को आज ब्रीच किया, तो आज ब्रीच किया है तो इसकी एक लिमिट है कि आप नेक्स्ट 3 ईयर में उस पर्सन के खिलाफ केस ला सकते हैं, एक्शन ला सकते हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि आप 50 ईयर बाद उसके खिलाफ केस लाएं, क्योंकि केस लाने की भी एक लिमिटेशन है और होनी भी चाहिए। सिमिलरली, सपोज दैट आपने किसी पर्सन को पैसे दिए और आपने पैसे दिए उसको 2020 में 1 लाख रुपीज़ आपने उसको उधार दिए। अब आपके पास कानून के हिसाब से आप उससे वो पैसे 2023 तक वापस ले सकते हो, कोर्ट में उसके अगेंस्ट एक्शन लाकर और केस लाकर। लेकिन अगर आपने 2023 तक उससे कोई पैसे नहीं लिए, तो 2023 के बाद यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम दैट पर्सन। आप उससे एक पैसा भी वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपका जो डेट है वो टाइम बार्ड बन गया। टाइम बार्ड का मतलब है अब आपको वो पैसे वापस लेने का राइट नहीं है कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के थ्रू। अब अगर वो पर्सन जिस पर आपके पैसे हैं वो आपसे राइटिंग में एक प्रॉमिस करता है कि मैं मानता हूं कि आपके पैसे मुझ पर हैं एंड आई विल रिटर्न दीज मनी टू यू विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, तो अगर वो पर्सन आपसे कहता है कि हाँ, आपके साथ एक रिटर्न में एग्रीमेंट करता है कि मैं मानता हूँ आपके पैसे मुझ पर हैं 1 लाख रुपए और मैं 1 लाख रुपए आपको वापस करूँगा,
तो जिस दिन वो रिटर्न एग्रीमेंट आपसे करेगा उससे नेक्स्ट 3 ईयर्स में फिर आपके पास राइट आ जाएगा कि आप कोर्ट में केस करके वो पैसे उससे वापस ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। तो अब देखिएगा, एक होता है परफेक्ट राइट और एक होता है इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट का मतलब होता है जिसको कि आप कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं, और इम्परफेक्ट राइट का मतलब होता है जिसको आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करा सकते। तो जब हमारा कोई डेट का मतलब कर्जा टाइम बार्ड हो जाता है, देन इट बिकम्स इम्परफेक्ट राइट। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि इम्परफेक्ट राइट क्या है, और व्हेन अ डेट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डेट, सो दैट डेट बिकम्स इम्परफेक्ट राइट। तो इम्परफेक्ट राइट कौन से हैं कि वो राइट तो हमारे होते हैं लेकिन हम उनको एनफोर्स नहीं करा सकते। अब इसकी दो एक्सप्लेनेशन हैं सेक्शन 25 की। नथिंग इन दिस शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी। तो मतलब देखिएगा, गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। गिफ्ट क्या है, सेक्शन 122 TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया। मीन्स अगर मैं आपको खुश होकर एक कार गिफ्ट करना चाहता हूं तो मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कोई गिफ्ट वापस करें। तो यहाँ पर गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। यू शुड नो दिस पॉइंट। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू विच ए कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन इनएडिक्वेट। मीन्स एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी की वजह से वॉइड नहीं होता है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर क्या देखता है, कोर्ट देखता है कि वेदर द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज फ्री और नॉट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज आपके पास द प्राइस ऑफ योर हाउस इज 1 करोड़ रुपीज़। आपके पास एक घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। आप वो घर मुझे 10 लाख रुपीज़ में बेच देते हैं। अब यहाँ पर 90 लाख का डिफरेंस है। कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अपना 1 करोड़ का हाउस 10 लाख में क्यों बेच रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इट इज़ योर प्रॉपर्टी एंड यू कैन सेल इट एट एनी प्राइस। लेकिन कोर्ट आपसे केवल ये पूछेगा वेदर योर कंसेंट इज फ्री और नॉट। कहीं मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि योर कंसेंट इज फ्री, देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल नॉट बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अब हम आते हैं, एक डॉक्ट्रिन है, इट इज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है केवल वही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकती है, एनफोर्स करा सकती है कोर्ट में, हु हैज़ पेड कंसिडरेशन, जिसने कंसिडरेशन दिया हो। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे देश में लागू नहीं होता, ये कंसेप्ट इंग्लैंड में लागू होता है। इंग्लैंड का मतलब, अब यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लिया सपोज दैट मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आई एम गिविंग यू नॉलेज, सो नॉलेज इज द कंसिडरेशन फ्रॉम माई साइड एंड यू आर टेकिंग नॉलेज, एंड सपोज दैट यू आर पेइंग मी समथिंग, आप मुझे कुछ पे कर रहे हो। तो यहाँ पर जो पेमेंट आप कर रहे हैं ये कंसिडरेशन आपकी तरफ से है। अब हमारे देश का कानून यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इट इज़ द कंसिडरेशन फ्रॉम माई साइड। अगर तो इस नॉलेज के पैसे या तो आप मुझे दे सकते हैं डायरेक्टली, या आपके पेरेंट्स मुझे दे सकते हैं। सो बेसिकली कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन इन अवर इंडियन लॉ। तो आप एक बात को ध्यान रखेंगे, that the doctrine of privity of consideration is not applicable in India, rather it is only applicable in the case of England। तो इंग्लैंड में अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कंसिडरेशन वही पार्टी देगी हु इज़ गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। लेकिन इंडिया में कंसिडरेशन कोई भी पर्सन दे सकता है, ईदर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब हम एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, and the name of the case is Dutton versus Poole. Now, it is the case of 1678 and it is one of the landmark judgment, and you will get this question, you will get this case in your examination in the form of a question. Next, इसके फैक्ट क्या हैं? एक सन अपने फादर से प्रॉमिस करता है इस केस में कि फादर अगर आप ये ओक के वुडलैंड को नहीं बेचेंगे या ओक के ट्रीज को नहीं बेचेंगे तो मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए 1000 पाउंड दूंगा। तो प्रॉमिस क्या किया उसने अपने फादर से
अगर आप इन ट्रीज को नहीं बेचोगे तो मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए 1000 पाउंड दूंगा। फादर ने उसकी बात पर विश्वास किया और वो ट्रीज नहीं बेचे। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सब्सिक्वेंटली फादर डाइज, बाद में फादर की डेथ हो जाती है। अब सपोज यहाँ पर इस पूले ने अपने फादर से कहा कि अगर आप इस ओक लैंड को नहीं बेचेंगे या ट्री को नहीं बेचेंगे तो पूल आपको क्या देगा, अपनी सिस्टर डट्टन को क्या देगा, 1000 पाउंड इसकी शादी पर। फादर की डेथ हो जाती है। सब्सिक्वेंटली व्हेन दिस डट्टन मीन्स द सिस्टर आस्क फॉर हर मनी, वो कहती है कि 1000 पाउंड आप मुझे दो, जैसा आपने पापा से प्रॉमिस किया था। तो पूल कहता है कि मेरा आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज आई वॉज हैविंग कॉन्ट्रैक्ट विद द फादर एंड नॉट विद यू, एंड बिकॉज यू डिड नॉट गिव मी एनी कंसिडरेशन। तो मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। मैटर गोज टू द कोर्ट, और कोर्ट के सामने इशू ये था वेदर डॉटर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्या डॉटर यानी कि डट्टन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है। सो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यस, डट्टन जो है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के उससे देखें, पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कि कंसिडरेशन उसी पर्सन की तरफ से आए जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई और अदर पर्सन। हमारे देश में कंसिडरेशन कैन बी गिवन बाय ईदर बाय प्रॉमिस, कैन बी गिवन ईदर बाय प्रॉमिस और बाय एनी अदर पर्सन। तो कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। सो अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड में कंसिडरेशन केवल प्रॉमिस ही देगा, लेकिन इंडिया में कंसिडरेशन प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। I will come again with the next important topic of the subject. Till then, thank you very much. Goodbye. Please take care of yourself.